फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार से टॉपिक का रिवीजन, जिसका नाम है वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट 1962। इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आना 95% तय है कि ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। तो सर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टम में एक दो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, बाकी तो मोरलेस कस्टम में थ्योरी है और प्रैक्टिकल चैप्टर्स स्कोर करना ज़्यादा इजी होता है। और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं एंड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इनफैक्ट जो एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर कुछ बातें। एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, एक होता है एड वैलोरम ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी लगता है on the basis of quantity. For example, rupees 658 per 10 grams of gold. Ad valorem duty, that is according to the value. जितना गुड्स की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला एक्स फैक्ट्री प्राइस। सर, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, FAS क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पे हमारा बैठा है एक्सपोर्टर और यहां पे बैठा है इंपोर्टर। अब ये जो एक्सपोर्टर है और ये जो इंपोर्टर है, यहां पे सबसे पहले पता है क्या होता है, इधर एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद यहां पे पोर्ट है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट। फिर इसके बाद ये शिप है, फिर यहां पे एक और पोर्ट है इंपोर्टर का। अब ये जो फैक्ट्री तक के सब खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया प्लस प्रॉफिट ये जोड़ेगा, तो फैक्ट्री के गेट तक जो भी सारे खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब एक्सपोर्टर भाई को यहां से लेकर पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक गुड्स पहुंचाने होंगे। जब ये पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक गुड्स पहुंचाएगा तो लोकल फ्रेट लगेगा प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और ऑक्ट्रॉय या दूसरा टैक्स भी लग सकता है। ये जब पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक खर्चे आ गए, जैसे ही हमारी गाड़ी पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक ये खर्चे वर्चे सारे आ गए, इस प्राइस को बोला जाता है FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप। और इसको और फर्दर लेके जाते हैं फाइनल शिप के पास। जब बस शिप अब रेडी हो गया है चलने के लिए, तो बस अब जब रेडी हो गया है चलने के लिए, उस प्राइस को बोलते हैं FOB प्राइस। तो यहां से लेकर यहां तक के भी खर्चे होंगे, पोर्ट ऑफ शिपमेंट से लेकर शिप तक, प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये हो गया हमारा FOB प्राइस। और फिर इस अमेरिका के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक आने में वापस से लगेगा सर आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस। देखो, अब यहाँ पे इंश्योरेंस लगेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब ये तो छोटे छोटे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस की बातें नहीं होती। और यहां पे आ जाएगा प्राइस, जिसको बोला जाएगा CIF वैल्यू। और फिर उसके बाद के सारे खर्चे इंपोर्टर का, अपने को तो कोई लेना देना नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खर्चा कौन बियर करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स फैक्ट्री प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्स फैक्ट्री प्राइस है तो बस एक्सपोर्टर फैक्ट्री तक का खर्चा ही देखेगा, उसके बाद का सारा खर्चा हमारे इंपोर्टर भाई को समझना है। तो एक्स फैक्ट्री में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं प्लस प्रॉफिट मार्जिन, प्लस बस यही आएगा। फ्रेट का कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि सर ये तो सिर्फ फैक्ट्री तक के खर्चे हैं। उसके बाद FAS का नाम ही देखो क्या है, फ्री अलोंगसाइड। ठीक है, तो फ्री अलोंगसाइड, फ्री क्या सर, क्या फ्री, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फ्री हो जाएगा। तो फ्री अलोंगसाइड में क्या क्या आएगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस लोकल फ्रेट एंड लोकल टैक्सेस। कहां से कहां तक सर, फैक्ट्री से लेकर पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक। उसके बाद
एफओबी हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है राजा? एफओबी और सीआईएफ। बाकी तो ये सब अपना काम का नहीं है। एफओबी मतलब सर, एफओबी मतलब जैसे ही हमारे गुड्स बोर्ड पे आ जाते हैं, तो जैसे ही हमारे गुड्स बस आ चुके हैं या शिप में चढ़ चुके हैं, बस अब ये शिप आगे रवाना होने वाली है, इसको बोला जाता है फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है जैसे ही गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड वेसल एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा सर? एफएएस प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी और सेस। अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगी तो यहीं पे लग जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का वेट हम वहां तक नहीं करेंगे क्योंकि तब तक तो गुड्स अमेरिका की सतह को छोड़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद सीआईएफ दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एफओबी में इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ देना तो आ जाएगा हमारा सीआईएफ। ठीक है, आया समझ में? अब भाई आ जाओ आगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स लेंगे। सर जीएसटी में भी सेक्शन 15 यही बोलता था। हाँ, जीएसटी में भी सेक्शन 15 यही बोलता था। अच्छा, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। एज इट इज सेम डेफिनेशन जो जीएसटी ने दी थी वही यहां पे दी गई है। When sold for export to India for delivery at the time and place of importation, where the buyer and seller are not related, buyer and seller should not be related, and price is the sole consideration and subject to such other condition as may be specified in the rules. ठीक है, वही बात है कि आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब सर ये प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में एक बात ध्यान रखनी है कि सर सेलर एंड बायर आर नॉट रिलेटेड। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर यहां पे प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, और ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, इसमें सर कुछ कुछ और एडजस्टमेंट भी होंगे, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग, डिजाइन चार्जेस, लाइसेंस कॉस्ट, ये सारे एडजस्टमेंट्स भी होंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करता है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर डिलीवरी एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बायर एंड सेलर नॉट रिलेटेड, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सेक्शन 14(2) बोलता है कि हम तो टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी लगाएंगे। सीबीआईसी कुछ कुछ टैरिफ वैल्यू स्पेसिफाई कर देगी, और अगर सीबीआईसी ने टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया है तो ड्यूटी उस टैरिफ के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से लगेगी। फिर आपको 14(1) लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब सबसे पहला हमें कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेना? इंपोर्टेड गुड्स के केस में आपको जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है वो सीबीआईसी का लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने रेट दिया है वो नहीं लेना है। जो हमें सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने रेट दिया है वो लेना है। और इंपोर्टेड गुड्स के केस में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पशन, उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट गुड्स के केस में जिस दिन आप शिपिंग बिल या एक्सपोर्ट बिल या क्लियरेंस ऑर्डर ये फाइल करोगे, आपको एक्सचेंज रेट उस दिन का लेना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। करेंसी कन्वर्जन रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। अब हमें कस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने। रूल्स के बिना आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो सर रूल नंबर 3 बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हम डायरेक्ट रूल नंबर 3 पे ही आएंगे। देखो रूल नंबर 3 बोलता है कि सर जो इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू है वो ली जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू एडजस्टेड एज पर रूल 10। मतलब आपको रूल 10 के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सब्जेक्ट टू रूल 12। अब ये रूल 12 कुछ भी नहीं है। रूल 12 सिंपल सा ये बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपकी वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। बस यही बोलता है अपना रूल 12। हमको तो क्या ध्यान रखना कि सर रूल 10 के एडजस्टमेंट क्या क्या।
मतलब सबसे पहले हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है, फिर रूल 10 के एडजस्टमेंट करने। अब सर, सच ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड दैट, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स, बायर इसको फर्दर बेच सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेल प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशन कंसिडरेशन फॉर विच वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, भाई सेल प्राइस की वैल्यू डिटरमाइंड है। फिर नो फर्दर कंसिडरेशन विल अक्रू टू द सेलर, सेलर को और कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। एंड बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड। ठीक है, ये वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सर, अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी अगर रिलेशनशिप आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है और इंपोर्टर ये बात को प्रूव कर दे कि जो हमारा आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स है उसका भी वैल्यू एज इट इज सेम है, अगर हम अभी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो कैसे आपको इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी। सबसे पहले तो आप लोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसी ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप एफओबी वैल्यू बोल दो। ठीक है, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। अब इस फ्री ऑन बोर्ड में आप एडजस्टमेंट करोगे एज पर रूल 10(1). अब जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे एज पर रूल 10(1), उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम प्यार से बोलेंगे एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। और ये जो एडजस्टेड एफओबी वैल्यू है ना, इसके बाद आप एडजस्टमेंट्स करोगे रूल 10(2) के। फिर अब आप इसमें 2-3 खर्चे और ऐड करोगे, जैसे शिप डीमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्ज। ये क्या होता है मैं आपको सब समझा दूं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको बोलेंगे हम CIF वैल्यू। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओगे, फिर लगाओगे आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और फिर आप लगाओगे IGST ऑन टोटल। टोटल बोले तो CIF प्लस BCD, और फिर आपका हो जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, अब सर ये तो समझ में आ गया एफओबी क्या होता है। ये रूल 10(1) के एडजस्टमेंट आखिरकार क्या क्या है, बिल्कुल मत घबराना, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे रूल 10(1) के एडजस्टमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन इसी का आता है, तो रूल 10 क्या बोलता है सर। सबसे पहले रूल 10(1)(a), रूल 10(1)(a) बोलता है कि ये सारे खर्चे इनकर्ड बाय बायर बट नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो जब प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है पर ये खर्चे बायर ने करे तो इन्हें जोड़ा जाएगा। अब ध्यान से सुनना एक एक बात। सबसे पहला, कमीशन एंड ब्रोकरेज। जो भी बायर कमीशन ब्रोकरेज पे कर रहा है उसको जोड़ेंगे, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। सर ये बाइंग कमीशन क्या होता है। सपोज करो मुझे कुछ मोबाइल मंगवाना था और ये मोबाइल मुझे दुबई से मंगवाना था। अब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूँगी कि ये मोबाइल मेरे को चाहिए, तो मैंने किसी प्रोक्योरमेंट एजेंट को बोला कि आप मुझे कोई सेलर ढूंढ के दो जो मुझे मोबाइल प्रोवाइड करेगा। ये प्रोक्योरमेंट एजेंट ने मुझे सेलर ढूंढ के दिया और प्रोक्योरमेंट एजेंट ने कुछ भी नहीं करा। अब मैंने इस प्रोक्योरमेंट एजेंट को जो कमीशन दिया उसको बोलते हैं बाइंग कमीशन। सर ये बाइंग कमीशन क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये बाइंग कमीशन को जोड़ना है क्या? ये बाइंग कमीशन को जोड़ना नहीं है। उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स,
भाई अगर हमने कोई कंटेनर्स प्रोवाइड फॉर करे हैं हमारे सप्लायर एक्सपोर्टर को तो वो जोड़ना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पैकिंग वेदर फॉर लेबर और मटेरियल, राजा लेबर मटेरियल के लिए कोई पैकिंग का कॉस्ट है वो भी, अच्छा ये कॉस्ट तो जोड़ना ही जोड़ना है नो मैटर व्हाट। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर रूल 10(1)(b, रूल 10(1)(b बोलता है कि कुछ कुछ चीजें बायर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लायर को देता है या बायर कमती प्राइस में सप्लायर को देता है, क्योंकि बायर का भी तो फायदा है ना भाई, वही चीज फॉरेन में महंगी मिल रही है, इंडिया में सस्ती मिल रही है, तो बायर बोल रहा है मैं एक काम करता हूँ ये मैं आपको दे देता हूँ, तो क्या ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा? हाँ जी हाँ, तो मटेरियल कंपोनेंट्स पार्ट सिमिलर आइटम जुड़ेगा। टूल्स डाइस मोल्ड्स एंड सिमिलर आइटम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये भी जुड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये भी जुड़ेगा। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क प्लान स्केचेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, मतलब अगर आपने इंडिया में इंजीनियरिंग का खर्चा पे करा है, डेवलपमेंट आर्ट वर्क का खर्चा पे करा है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर वैसे ही बेरोजगार हैं, उनको भी आप इधर जोड़ दोगे तो फिर इनको नौकरी कौन देगा? तो लॉ मेकर बोलता है भाई इंडिया के इंजीनियर से काम करो, वैसे उनके पास इतना काम नहीं है और हम तुम्हें फायदा देते हैं कि हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है सर। फिर रूल 10(1)(c, रूल 10(1)(c बोलता है रॉयल्टीज लाइसेंस फीस दैट द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे एज अ कंडीशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स to the extent that such royalties and fees are not included in price actually paid or payable। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी है सर, रूल 10(1)(d बोलता है कि सर वैल्यू ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल और यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डेट अक्रूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेलर, मतलब सेलर बायर का कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई ये बेचने के बाद जो वेस्ट है, वो जो वेस्ट का पैसा है वो भी सेलर को ही जाएगा, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा यहां पे डिविडेंड नहीं आएगा, ये वर्ड याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। डिविडेंड कभी भी सेल का पार्ट नहीं बनता है, वो तो आपने 51% या कोई भी शेयर होल्ड करा है तो उसका पार्ट बनता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, रूल 10(1)(e बोलता है ऑल अदर पेमेंट्स, जो भी दूसरे पेमेंट्स है एक्चुअली मेड और टू बी मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल बाय द बायर टू द सेलर। अब एक चीज याद रखना, सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट ऑफ पैकिंग मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, भाई मेरे अगर ऐसा आ गया कॉस्ट ऑफ पैकिंग नॉट मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, बेटा ये तो जोड़ना ही जोड़ना है, ये सब जोड़ना ही जोड़ना है, यहां पे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना एज अ कंडीशन ऑफ सेल है या नहीं। ये क्या बोल रहा है? ऑल अदर पेमेंट्स, तो जो भी अदर पेमेंट्स है, ठीक है, बाय द बायर टू द सेलर और बाय द बायर टू द थर्ड पार्टी, और ये सब ऑब्लिगेशन किसका है राजा? ये सब सेलर का ऑब्लिगेशन है। अपन नहीं पढ़ते थे सेक्शन 15(2) में जीएसटी में कि सर सेलर का ऑब्लिगेशन बायर ने इनकर करा, लाइबिलिटी सप्लायर की थी तो उसको भी जोड़ना है, तो ये भी वही बात कर रहा है। ठीक है, ये देखो, रॉयल्टी लाइसेंस और एनी अदर पेमेंट इज इंक्लूडेबल इन क्लॉज सी और ई, सच चार्जेस शैल बी एडेड टू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर इंपोर्ट के बाद भी ये सब हो रहा है रॉयल्टी लाइसेंस फीस, तो भी इनको ऐड करा जाएगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं, ये आपको बातें ध्यान रखनी, सारी कमीशन को ऐड करो बाइंग कमीशन को छोड़ के। फिर सर इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, तो इंडिया के इंजीनियर को पैसा दिया मत ऐड करो। फिर सर मटेरियल टूल्स डाइल्स कंज्यूमेबल सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज ऐड करो, रॉयल्टीज लाइसेंस फीस एज अ कंडीशन ऑफ सेल ऐड करो, भले अभी डिटरमाइन नहीं हो रही बाद में डिटरमाइन हो रही है फिर भी ऐड करो, प्रोसीड्स ऑफ एनी सब्सिक्वेंट सेल्स अक्रूइंग टू सेलर ऐड करो, और ऑल अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डन। सर यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ कंटेनर पैकिंग ऐड होगा नो मैटर एज अ कंडीशन ऑफ सेल हो या नॉट एज अ कंडीशन ऑफ सेल हो। ठीक है, ये जैसे ही हम 10(1) का एडजस्टमेंट करेंगे ना राजा, तो आपके पास पता है क्या आएगा? मैंने इतना शानदार चार्ट बनाया है, ये देखो, ये एफओबी वैल्यू है, इस एफओबी वैल्यू में आपको एडजस्टमेंट करना है किसका? रूल 10(1) का। ठीक है,
जैसे ही रूल 10(1) का एडजस्टमेंट आप कर दोगे तो हम एक वैल्यू रहती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड एफओबी। अब आपको क्या करना है ना, रूल 10(2) के एडजस्टमेंट करने। अब सबसे पहले ये समझो कि ये रूल 10(2) का एडजस्टमेंट है कौन सा। मैं आपको वापस से मेरे डायग्राम पे लेके जा रहा हूं जो हमने शुरू शुरू में बनाया। देख राजा, ये हम एफओबी वैल्यू निकाल चुके और अब इस एफओबी में हमने रूल 10 के एडजस्टमेंट भी कर दिए। अब इसके बाद ये जो दो खर्चे हैं ना, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, ये याद रखना है ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कौन से बोल रहा हूं, ये हमारे एक्सपोर्ट के पोर्ट से लेकर इंपोर्ट के पोर्ट तक वो वाले खर्चे। इसके पहले के जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं वो सारे खर्चे वो तो ऑलरेडी एफओबी में इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है। अब ये जो खर्चा है ना, इसको एडजस्टमेंट करेंगे एज पर रूल 10(2). अब सर 10(2) क्या बोलता है भाई? 10(2) तो बहुत बच्चों जैसी बातें करता है। 10(2) बोलता है कि देखो, आप किससे गाड़ी को लेके आ रहे हो, मतलब शिप से गाड़ी आ रही है, मतलब जो आपका सामान है वो शिप से आ रहा है, या आपका जो सामान है वो एयर से आ रहा है, क्योंकि फिर रूल 10(2) के एडजस्टमेंट ऐसे ही है। रूल 10(2) बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एक खर्चा नहीं बोला इसने, बातों ही बातों में आपको तीन खर्चे बोले। तीन कौन से? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला, अगर आपको दोनों खर्चे मालूम है, अगर दोनों खर्चे मालूम है तो वो ले लो, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। बट अगर कॉस्ट रिफर टू इन क्लॉज ए इज नॉट असर्टेनेबल, अगर आपको ये वाला कॉस्ट नहीं पता है तो आपको लेना पड़ेगा 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी मतलब एडजस्टेड एफओबी, एडजस्टेड एफओबी मतलब रूल 10(1) के एडजस्टमेंट के बाद। आया समझ में? सर अगर हमें इंश्योरेंस का खर्चा भी नहीं मालूम हो तो भाई, अगर इंश्योरेंस का खर्चा आपको नहीं मालूम हो तो आपको लेना पड़ेगा 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, मतलब रूल 10(1) के एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। अब ये वाली जो बात है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। ये सिंपल ऐसा बोलता है कि भाई एफओबी इज नॉट असर्टेनेबल बट एफओबी एंड कॉस्ट रिफर टू इन क्लॉज बी इज असर्टेनेबल। मतलब एफओबी आपको नहीं मालूम है बट इन दोनों की मिलके कॉस्ट मालूम और अलग अलग कॉस्ट नहीं कर पा रहे, तो भाई अब क्या कर सकते हैं? तो 20% जो मिलके कॉस्ट आई उसका कर दो, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, सेम इज ऑन इंश्योरेंस कि भाई अगर आपको एफओबी और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मालूम है पर अलग अलग नहीं हो रहा, तो एक काम करो, इन दोनों का जोड़ के 1.125% कर दो। एक और चीज, जब भी गुड्स एयर से इंपोर्ट हो रहे हैं तो इन्होंने एक कैप रखा मैक्सिमम कि अगर गुड्स एयर से इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग का चार्जेस है वो मैक्सिमम 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी होगा, ठीक है। सर इंश्योरेंस में ऐसा कुछ है क्या? इंश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इंश्योरेंस एक्चुअल दिया हो तो एक्चुअल ले लो, और अगर इंश्योरेंस एक्चुअल नहीं दिया हो तो फिर 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ले लो, ठीक है। बस यही है भाई। तो देखो सर, अच्छा ये सिर्फ एयर के केस में, सी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका गुड्स एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन में ट्रांसशिप हो रहा है, एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन में जा रहा है, तो उस केस में इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, काम का नहीं है। अब ये सारे खर्चे आपको जोड़ने, शिप डीमरेज चार्जेस, लाइटरेज और बार्ज चार्जेस। सर ये लाइटरेज और बार्ज चार्जेस क्या होता है? देख राजा, क्या होता है ना, ये जो शिप रखी रहती है ना यहाँ पे, बहुत बार शिप वालों को जगह नहीं मिलती, बड़ी सी शिप होती है, जगह नहीं मिलती, तो शिप अब बीच में रुक जाती है, अब इतना सारा सामान है,
तो छोटी छोटी शिप्स में सामान दिया जाता है और शिप को हल्का करा जाता है। इसको बोला जाता है लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, कि हमने शिप को लाइट वेट कर दिया। कैसे लाइट वेट करा? छोटी छोटी शिप्स आई, वो सामान को लेके चली गई। ठीक है, तो ये भी जोड़ना है। और फिर शिप डीमरेज चार्जेस, यहाँ पे याद रखना सिर्फ डीमरेज चार्जेस आए नहीं जोड़ना, बट शिप डीमरेज चार्जेस उसको जोड़ना है। ठीक है सर, शिप डीमरेज चार्जेस बोले तो भाई आपने शिप को अगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी पोर्ट पे रखा है तो आपके शिप डीमरेज चार्जेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब ऐसा है कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज नॉट असर्टेनेबल, मालूम ही नहीं पड़ रहा है भाई, हमको ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस तो लेना ही है नो मैटर व्हाट। अगर नहीं मालूम पड़ रहा है 20% कर दो एडजस्टेड एफओबी का। सर एफओबी नहीं मालूम है बट एफओबी और इंश्योरेंस मालूम है, उसका 20% कर दो। सर इंश्योरेंस कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं है, 1.125%। पर सर कस्टम एफओबी नहीं मालूम है पर ये दोनों मालूम है, तो इसका 1.125 कर दो। एयर के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर के केस में अगर एक्चुअल फ्रेट दिया है तो यू हैव टू कंपेयर दिस एक्चुअल फ्रेट विथ 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी एंड देन यू हैव टू टेक लोअर ऑफ द बोथ। ठीक है, फिर ये ट्रांसशिफ्ट वाली बात हो चुकी है और ये सारे खर्चे आपको जोड़ने पड़ेंगे। डन। मैं क्या बोल रहा हूं ना आपको, ये आप देखो चार्ट, ये चार्ट देखो आप, ऐड फ्रेट, ये हमने फ्रेट ऐड कर दिया, फिर इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड कर दिया, फिर लाइटरेज, शिप डीमरेज, सीआईएफ आ गया। इस सीआईएफ को आपको कन्वर्ट करना है। अब जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो याद रखना एक्सचेंज रेट कौन सा लेगा राजा? जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी अंडर सेक्शन 46, दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बस उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। ठीक है, आया समझ में? सर हमको 70% समझ में आया, मुझे मालूम है आपको 70% आया। 100% के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं क्यों बैठा हूं आपके लिए। और अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना राजा, उसमें आपको 100 क्या 200% समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि भाई ये चैप्टर में विदाउट क्वेश्चन रिवीजन इनकम्प्लीट है, कसम से इनकम्प्लीट है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 15th वाला लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ आओ, एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन 10,000 यूके पाउंड्स, फ्रेट 3,000, लाइसेंस, बाइंग कमीशन, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, अराइवल। ये जब भी क्वेश्चन आए आपको एक ही मंत्रा याद रखना है। मंत्रा बहुत ही सिंपल है, जो सर ने सिखाया। क्या सिखाया सर ने? सबसे पहले सर ने सिखाया एफओबी, फिर सर ने सिखाया ऐड रूल 10(1), फिर सर ने बोला कि जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एडजस्टेड एफओबी। उस एडजस्टेड एफओबी में आपको जोड़ देना है रूल 10(2), और फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी सीआईएफ। आप एक काम करना, बिल्कुल आखिरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो भाई एफओबी कितना है? 10,000 यूके पाउंड, कुछ भी नहीं लिख दो आप तो यहाँ पे 10,000 यूके पाउंड, शायद पाउंड ऐसा ही होता है। फ्रेट, एयर का फ्रेट कितना है भाई? 3,000 यूके पाउंड। रुक जाओ, एयर का फ्रेट रूल 10(2) है, इतनी जल्दी नहीं करना, पहले क्या 10(1) के एडजस्टमेंट है, आगे पीछे देखो। सर लाइसेंस फीस बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे, क्या ये 10(1) में आता है? हाँ सर ये आता है, बायर का खर्चा लाइसेंस फीस, ये जोड़ो कितना 400 यूके पाउंड, ये जोड़ना पड़ेगा। फिर सर और भी कोई खर्चा है क्या? फिर इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स वर नॉट अवेलेबल, हम क्या कर सकते हैं सर? फिर 1.125 लेना पड़ेगा। ये आ गया अपना एडजस्टेड एफओबी कितना? 10,400। अब आप सब बच्चे मुझे बताओ, क्या बताओगे कि क्या इसमें एयर का मामला है? सर मामला कहाँ का है? मामला एफओबी वैल्यू, ओ हो मामला एयर का है। एयर के मामले में आपको चेक करना है कि 10,400 का 20%, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 खर्चे आते हैं यहां पे, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी और एक्चुअल, दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो 10,400 का 20% कर दो भाई।
2080 और एक्चुअल। अब सर एक्चुअल कितना है, एक्चुअल कितना है 3000। तो भाई 3000 तो ज़्यादा हो गया, तो हमको दोनों में से जो कम है वो लेना पड़ेगा, डेट इज 2080। पर अगर ये मामला शिप का होता तो जो एक्चुअल होता मुझे वही लेना पड़ता, ठीक है। फिर सर व्हाट अबाउट इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस भी लेना ही पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कितना, 1.125% ऑफ 10,400, तो 1.125% आ गया अपना कितना, 117 रुपये। और इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा CIF-LU, तो 10,400 प्लस 2080 प्लस 117 कितना आ गया भाई, 12597। अब सर आपने बताया कि कौन सा रेट लेना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी, तो बिल ऑफ एंट्री 20 मई को प्रेजेंट करी, CBIC ने रेट बताया था 99, तो 99 आप रेट ले लो, तो 12597 इंटू 99, तो ये आ गया 1247103। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री का और ड्यूटी का रेट मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं कि जो एक्सचेंज रेट है वो आपको लेना है कौन सा, बिल ऑफ एंट्री का, और जो ड्यूटी का रेट है वो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड दोनों में से जो लेटर है उसका लेना है, तो जो लेट आया वो लेना है, ठीक है। अब सर एंट्री इनवर्ड आगे दिया होगा, बिल ऑफ एंट्री 20 मई को है, एंट्री इनवर्ड दैट इज अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, जब एंट्री इनवर्ड तभी ग्रांट होता है जब एयरक्राफ्ट आया, 25 मई। दोनों में से लेटर कौन सा है भाई, 25 मई, तो भाई को ड्यूटी का रेट 25 मई को लेना पड़ेगा, और 25 मई को ड्यूटी का रेट कितना है, 10%। अच्छा ये BCD का रेट है, बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ सोशल वेलफेयर सरचार्ज चिपका हुआ है, ठीक है। जैसे मेरे कृष्ण और राधा, उनको आप जुदा नहीं कर सकते, तो वैसे ही BCD के साथ सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा ही आएगा, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, और IGST भी टोटल पे आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं यहां पे लगाऊंगा BCD 10%, तो 1247103 का 10% कितना आ गया, 1247110। अब जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा ना वो इसका लगेगा BCD का, तो 1247110 का 10% 12471, ये लग गया हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब आप लगा दो सबका टोटल, तो टोटल आ गया 1384284, और इसके ऊपर 12% का आएगा IGST इंटू 12%, डेट इज 166114। और अगर मैं टोटली बात कर लूँ पूरा, 1384284 प्लस 166114, डेट इज 1550398। ये देखो भाई, ये आया था अपना 1247103, ठीक है। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी 1247110, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 12471, IGST का वैल्यू उसके ऊपर IGST 166114, यही आया क्या। और अगर सिर्फ ड्यूटी कैलकुलेट करें तो ड्यूटी कैलकुलेट करो, 1247110 प्लस 12471 प्लस 166114, दैट इज 303295, 303। आए हाय आ गया आंसर। और क्या चाहिए बेटा तुमको, बताओ। अब सर अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाना, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें हो सकता है आपका मन माने नहीं कि सर ये तो, पर समझाना पड़ेगा मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट डे रिवीजन मार्क करना। प्रोडक्ट Z was imported by Mr. X by air. The detail of import transaction are as follows. सबसे पहला प्राइस ऑफ Z एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री 8500, ठीक है। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द लोड एयरपोर्ट 250,
लोडिंग हैंडलिंग चार्जेस 250, लोड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट 4,500, 2,000 इंश्योरेंस चार्जेस। अब ध्यान से समझना, मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको। देखो एफओबी वैल्यू तो 8,500 है। अब जब आप मुझे बताओ कि सर 8,500 जो ये वैल्यू आई है, इसमें आपको ये सब जोड़ने पड़ेंगे क्या? हाँ भाई, ये सारे खर्चे जोड़ने पड़ेंगे। अभी ये 8,500 रुपये वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से, इमेजिन करना एक्सपोर्टर की फैक्ट्री यूएसए में, टू लोड एयरपोर्ट, मतलब जो एयरपोर्ट है वहां तक का खर्चा क्या जुड़ेगा एफओबी में? हाँ सर वो भी जुड़ेगा। तो ये 250 रुपये जोड़ा। लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट लोड एयरपोर्ट, तो सर लोडिंग हैंडलिंग चार्जेस लोड एयरपोर्ट ये भी जोड़ो। कितना आ गया भैया मेरे? 9,000 रुपये आ गया। अब सुनना ध्यान से, क्या एयर का मामला है? हाँ सर मामला एयर का है। तो एयर के मामले में इन्होंने 4,500 फ्रेट दिया है। रुक जाओ, अपने को 20% लेना रहता है, तो 20% कितना आया? 1,800। अब सुनो, ये जो 1,800 है ना, इसके अंदर टोटल 3 खर्चे। बोलो मेरे साथ, ये जो 1,800 है इसमें टोटल कितने खर्चे? 3 खर्चे। कौन कौन से 3 खर्चे? इस 1,800 में ये वाला फ्रेट भी है, इस 1,800 में ये लोडिंग भी है, और इस 1,800 में ये भी है। तो सर ये तो फिर ऐड हो चुका है, तो 2-2 बार ऐड थोड़ी करेंगे। तो अब मैं आपको बताए क्या बोल रहा हूं कि आप 8,500 में डायरेक्ट सिर्फ कितना जोड़ोगे? 1,800 रुपये। और जैसे ही आपने 1,800 जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ये खर्चा भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। ठीक है, गलत मत करना, क्योंकि जब अपन ने अभी रूल 10(1) पढ़ा, मैंने कभी आपको नहीं बोला कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, फ्रेट। ठीक है, तो 8,500 प्लस 1,800 तो कितना आ गया मेरे भाई? 10,300। और इंश्योरेंस चार्जेस जब दिए हुए हैं तो 1.125 मत कर देना, वो दिए हुए तो वही लेना। 2,000 कितना हो गया? 12,300। और सर फिर हम बिल ऑफ एंट्री, तो भाई बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करी थी? 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त के दिन सीबीआईसी का जो रेट है वो लेना है 70 रुपये। तो 12,300 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपये कितना आ गया मेरे भाई? 8,61,000। डन। सर ड्यूटी का रेट दोनों में से जो लेटर हो, 20 अगस्त और 22 अगस्त में से लेटर कौन सा है रे? 22 अगस्त। तो ड्यूटी का रेट कितना? 10%, आईजीएसटी 12%, वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज और वो सब आप लगा लेना, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसलिए अच्छा था क्योंकि इसमें ना बच्चा गड़बड़ करेगा, बहुत चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे के गड़बड़ करने की। और आईसीएआई का जो प्रेजेंटेशन है वो तो माशाअल्लाह ऐसा है कि आपको लगेगा कि क्या करा है भाई आईसीएआई ने। हाँ ये देखो, एक्स फैक्ट्री प्राइस 8,500, फिर इन्होंने ये अंदर अंदर दिखाया कि ये देखो, और टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, और फिर इन्होंने बताया कि देखो ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस इज 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, और एफओबी वैल्यू का मतलब है ये प्लस ये प्लस ये, तो ये आ गई हमारी 9,000 एफओबी वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना, इसका प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे राजा, वो एग्जाम में जो आए हुए हैं ना वो क्वेश्चन करेंगे। क्या स्टडी मटेरियल और वो सब क्वेश्चन तो पूरा इंडिया ही करा देगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं, वो अगर अपन ने कर लिए तो फिर मतलब समझ जाना कि आपके 5 में से 5 नंबर पक्के हो गए, और क्या। तो चलो भाई ये वाले एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कहाँ चला गया कमबख्त क्वेश्चन? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया सर? कहाँ कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1 रुपया। अच्छा इन्होंने बोल दिया, वरना हम कहाँ ही करते। अंडर द कस्टम एक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू मशीन बाय सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी जो है हमारा वो क्या है, सी से आ रही है या एयर से आ रही है, क्योंकि पूरे कैलकुलेशंस बदल जाते हैं। अब आओ भाई, सबसे पहले
मैंने जो सिखाया वो आपको ध्यान रखना है। क्या सिखाया सर आपने सिखाया FOB वैल्यू प्लस रूल 10(1) के एडजस्टमेंट, फिर रूल 10(2) के एडजस्टमेंट। अच्छा एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप जब तक कन्वर्ट मत करना रुपीस में, जब तक आखिरी तक ना पहुंच जाओ, नहीं तो बार बार आपको समझ नहीं आएगा कहाँ रुपीस में कन्वर्ट करना है। आप तो पूरे क्वेश्चन को डॉलर या पाउंड में चलने दो, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ मशीन एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन 8,200 रुपये, ठीक है। अब इसको हम कायदे से FOB वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, ये तो एक्स फैक्ट्री प्राइस है 8,200। इस एक्स फैक्ट्री प्राइस में हमको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा अब सोच समझ के। सबसे पहला सर पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से लेकर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का फ्रेट, भाई ये वो 20%, ये 10(2) का एडजस्टमेंट है, अभी मत बात करो इसके बारे में। दक्ष इंडस्ट्रीज हैड पेड टू द सेलर कॉस्ट फॉर पैकिंग, अब ये घुमाया इन नालायकों ने, नॉट एज अ कंडीशन ऑफ सेल बट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अरे भाई कॉस्ट ऑफ पैकिंग तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, ये तो आपको देखना ही नहीं है एज अ कंडीशन ऑफ सेल है या नहीं, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना, वो तो अदर एक्सपेंसेस में देखते हैं। तो क्या ये जोड़ना है सर? हाँ ये जोड़ना है। अच्छा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अल्ले अल्ले, तो सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वापस से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये इंक्लूडेड नहीं होता तो आपको अलग से 400 और जोड़ने पड़ते। सर सेलिंग कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं। अच्छा सेलिंग कमीशन इन्होंने रुपीस में दिए, तो आप एक काम करो ना, 80 रुपए का डॉलर है तो कन्वर्ट कर दो, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80 रुपए। आप उल्टा भी कर सकते हो बिना कन्वर्जन के, पर फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक को तो कन्वर्ट करना है। मैं बोल रहा हूं पूरा क्वेश्चन डॉलर में चलने दो, इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही करता है। तो 250 रुपए जोड़ दो, किस नाम के? सेलिंग कमीशन के नाम के, ठीक है सर। ये हो गया, टिक लगाते जाओ जो होते जा रहा है। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट असर्टेनेबल, ये 10(2) बाद में करेंगे। शिप डीमरेज चार्जेस बिल्कुल आखिरी में करेंगे। इंजीनियरिंग चार्जेस पेड बाय दक्ष टू कंसल्टेंसी फर्म, अरे 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 अरे, अगर आपने इंडिया वाले इंजीनियर को पैसे पे करे हैं तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो बस इसका नोट आएगा, नोट आप लिख लोगे, इसका भी कुछ नहीं होगा। वाओ सर, ये हो गया 8200 और 250, ये हो गया मेरा 8450, है ना। तो 8450 आ गई मेरी एडजस्टेड FOB। अब सबसे पहले तो 20% करना पड़ेगा क्योंकि सर C का मामला है, तो 8450 का 20% कितना आ गया भाई? 1690। और यहाँ का फ्रेट कितना है भैया? 1800, तो अपने को तो कम लेना है, तो हम कम लेंगे कितना? 1690। दूसरी चीज सर एक बात बताओ, हो गई ना गलती? हो गई गलती, हो गई गलती। अरे सर 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 मेरे बाप, ये शिपे 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 शिपे, मैं चेक कर रहा था आपको, ये जो मैंने गलती करी जानबूझ करके करी, आप भी करोगे। अरे भाई ये शिपे रे शीप, शीप एयर में करते वो 20%। अरे हाँ यार सर, आपको भी ना यार सर पहले बताना था, मैं इसलिए चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। यहाँ पे 1800 ही आएगा क्योंकि शिप शिप, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना रे? 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB, मतलब 8450 का 1.125%, ये आ रहा है 95.0625। अब इन सबको जोड़ दो भाई, तो 8450 प्लस 1800 प्लस 95.0625, तो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 10345.0625। अच्छा एक और चीज सर, यहाँ पे शिप डीमरेज चार्जेस ये भी 15,000 रुपीस में दिया है, ले डिवाइड करो 15,000 को 80 से, तो 15,000 डिवाइड बाय 80 डेट इज 187.5, तो सर वो 187.5 भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ राजा वो भी जोड़ना पड़ेगा, तो 10345.0625 प्लस 187.5, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10532.5625, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो आएगा 10353, है ना, क्योंकि 5 है और 80 रुपए का डॉलर है, तो 10353 इंटू 80 रुपए 828240। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ ना करूं तो ठीक है, मत करो आप, एक काम करो ना, फिर आंसर गलत नहीं हो जाए, इन नालायकों का कोई भरोसा नहीं है, आप मत करो राउंड ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 80 रुपीज से,
जब 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो हम क्यों इतना वो करें। तो 842605, ठीक है। एग्जाम में भी मत करना रे राउंड ऑफ, इनका क्या एक एक रुपये ये मैच करते, फिर अननेसेसरी आपका अटेम्प्ट लग जाएगा, मेरे को बुरा लगेगा। 842605 डन क्लास। आया आपको समझ में? सर हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए क्या? हाँ, मोर और लेस तो ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखनी छोटी छोटी बातें जो रहती है यार, वो ना नंबर, वही नंबर खत्म करती है, छोटी छोटी बातें। बाकी तो यार बातें बहुत सिंपल है, बातें कोई इतनी टफ ट्रिकी नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ सर, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया, करो भाई एक और क्वेश्चन। स्नेहा इंटरनेशनल बॉम्बे imported a drill machine from USA by air। अब ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मशीनरी रीच दिल्ली एयरपोर्ट वेयर इट वॉज ट्रांसशिप टू मुंबई। CIF प्राइस, ओ हो भाई, इन्होंने CIF प्राइस दे दिया $20,000 और विच वॉज टू बी डिलीवर्ड इन फरवरी, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्नेहा सप्लायर अग्रीड टू डिलीवर द मशीन इन जनवरी। बता नहीं क्या करेगी जल्दी मशीन का, इसके लिए 2,000 रुपये और चार्ज करे गए, तो 2,000 एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारे CIF में शामिल नहीं थे। ठीक है सर। अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ ड्रिल मशीन पेड बाय सप्लायर, सेम वॉज नाइदर मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट। तो भाई हम क्यों जोड़ेंगे, ये एक तो ना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है और ना ही ये रेडी फॉर शिपमेंट के लिए बनाया गया, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई एयरपोर्ट, भाई दिल्ली एयरपोर्ट में आ गया गुड्स, उसके बाद जो भी खर्चे वो इंपोर्टर के, वो थोड़ी यहाँ पे जोड़े जाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, असेसेबल वैल्यू। रेट ऑफ एक्सचेंज कितना, 83। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, बोनस क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या CA फाइनल का पेपर बनेगा। सबसे पहले ये जो CIF है ना, इस CIF में आप माइनस कर दो। क्या माइनस कर दोगे CIF में? एयर वाला फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस, ताकि मेरा FOB वैल्यू आ जाए। 5,000 गए, 1,200 गए, तो 20,000 में से 5,000 और गए, 1,200 और गए, तो बचा कितना, 13,800। ये जो 13,800 है ना, इसको मैं बोलूँगा FOB। अब भाई ये भी बिल्कुल करेक्ट FOB नहीं है, ये 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इसको भी जोड़ना पड़ेगा एज पर रूल 10(1). तो जो हमारा एडजस्टेड FOB आया वो राजा कितना आ गया, 15,800। ये सब अभी डॉलर में ही बात चल रही। अब पहली बात, क्योंकि भैया एयर का मामला है, तो अब जो रूल 10(2) के एडजस्टमेंट है वहाँ पे वो 20% देखना पड़ेगा। तो 15,800 का 20% कितना हुआ भाई, 3,160। अब एक बात बहुत ध्यान से बताओ, यहाँ पे कितना है, 5,000। अब मेरे को लेना कितना है, 5,000 और 3,160 दोनों में से जो। अब इंश्योरेंस में 1.125% मुन्ना मत करना, इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए मतलब असर्टेनेबल है, तो जब असर्टेनेबल है तो एज इट इज वही लिखो। सर ये इंस्पेक्शन चार्जेस, इसका कुछ भी नहीं होगा। और सर ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, राजा एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे गाड़ी आ गई, उसके बाद का सारा खर्चा इंपोर्टर देखता है, उसको थोड़ी हम कुछ करेंगे। बस ये आ गया, हमको इसको सबको जोड़ना है, तो जोड़ो भाई। 15,800 प्लस 3,160 प्लस 1,200, तो ये आ गया हमारा 20,160 रुपये। अब इसको कन्वर्ट कर दो, डॉलर का रेट कितना है 83, तो 20,160 इंटू 83, तो माई करेक्ट आंसर वुड बी 1673,280। पक्का सर, देख लो एक बार, यही होना चाहिए सर आंसर। तो देखा, अब मेरा प्रेजेंटेशन और ICAI का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफर करेगा, बट अपना आंसर मैच होना चाहिए, लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आया आपको समझ में? भाई मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन है ना, वो सब मैंने आपको करा दिए। लाइट रेंज वाला एडजस्टमेंट भी बता दिया, ऊपर वाला एडजस्टमेंट भी बता दिया, ड्यूटी कौन सी लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ आप ये रिवीजन वीडियो का ये वाला हिस्सा भी देख के चले जाओगे ना, तो आपके 5-4 मार्क्स पक्के। ठीक है,
अब जो आगे का रिवीजन वीडियो है ना वो देखना तो है, बट जितना अभी अपन ने पढ़ लिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन, आया समझ में? बस तो सर मतलब हमको मेन चीज समझ में आ गई। अब चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमको तो पूरा रिवीजन करना है। हाँ ये हुई ना बात, तो हम तो चलो पूरा रिवीजन करेंगे। आ जाओ भाई। तो हमने सीखा क्या? तो हमने सीखा सर कि कैसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ रूल 3, रूल 10 के एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक वैल्यू पे आ जाते हैं और उस वैल्यू के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी चुका देते हैं। अब देखो सर, रूल्स में प्रोवाइड फॉर circumstances in which buyer and seller shall be deemed to be related। ये खुद ही बताएंगे, कुछ कोई रूल ऐसा होगा जो बताएगा देख रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ये आता है। रूल्स बताएंगे कि कैसे वैल्यू डिटरमाइन करनी है जहां पे सेल ना हो, कहां पे बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, जहां पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। रूल्स बताएंगे सर। रूल्स विल टेल यू वेदर वैल्यू इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मतलब अगर कोई वैल्यू इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने डिक्लेयर कर दी, अब जरूरी नहीं है वो वैल्यू फाइनल हो, ये वैल्यू को एक्सेप्ट या रिजेक्ट प्रॉपर ऑफिसर करेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है अबाउट द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ वैल्यू तो वो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। फिर कुछ सर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस भी इंपोर्टर को एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। अब सर ये वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है। अच्छा सर, कभी कभार बोर्ड चाहे, बोर्ड मतलब सीबीआईसी, वो टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकता है और अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स करा तो फिर ड्यूटी हम टैरिफ वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे। बोलो माता रानी की जय। सर रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब जो बोर्ड डिटरमाइन करेगा वो वाला रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है। सर रूल 2 डेफिनेशंस है। डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे गुड्स का वैल्यूएशन नहीं निकल पाता है ना, तो हम आइडेंटिकल गुड्स को बेस मान के वैल्यू निकालते हैं। आइडेंटिकल गुड्स मतलब जो एज इट इज सेम है, सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। सपोज करो मैंने 1000 मोबाइल फोन मंगवाए और इसका वैल्यू नहीं निकल पा रहा, ऐसे ही सेम 100 मोबाइल फोन किसी और ने मंगवाए, इसका वैल्यू निकल गया। ये दोनों एज इट इज सेम होने चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, रेपुटेशन, एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंस। भाई कलर अलग है, अरे आईफोन का कलर अलग है, उससे क्या हो जाएगा? कोई पिंक कलर है, कोई बेबी पिंक कलर है, कोई ब्लू कलर है। हाँ सर आईफोन के भी बहुत कलर आते हैं, कलर से कोई फर्क पड़ेगा? सर कलर से का कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा। तो एक्सेप्ट फॉर द माइनर डिफरेंसेस। प्रोड्यूस इन द कंट्री इन विच गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस। भाई सेम कंट्री में ही प्रोड्यूस होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ड्यूटीज की वजह से रेट बदल जाता है। प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन, जिसने मेरा गुड्स बनाया उसी ने ये वाला गुड्स बनाया। और वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल, तो भाई गुड्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पर्सन, बट वेरी इंपॉर्टेंट, शैल नॉट इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स where engineering, development work, artwork, design work, plan or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on this imported goods free of charge or at a reduced cost। सर ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि सपोज करो भाई कोई गुड्स है, ठीक है, और ये जो गुड्स है सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम भी है, कंट्री भी प्रोड्यूस है, पर क्या था ना, ये मोबाइल फोन में इंडिया वालों ने एक टेक्नोलॉजी उनको बाहर भेजी हुई थी जिसकी वजह से वो गुड सस्ता होगा, तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंपोर्टेड गुड्स है इसमें इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क या कुछ भी काम इंडिया में हुआ हो या इंडिया में बायर ने करके उनको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट या कमती दाम में भेज दिया, तो उस केस में हम वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सर सिमिलर गुड्स का मतलब जो आइडेंटिकल की डेफिनेशन है एज इट इज वही सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन है। सिमिलर मतलब मिलता जुलता, आइडेंटिकल मतलब एज इट इज सेम। वो रहते हैं ना जुड़वा भाई बहन, तो जो जुड़वा भाई बहन है वो आइडेंटिकल है, और एक जुड़वा भाई बहन नहीं होते, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जुड़वा तो ऐसे होते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा। मेरी 2 स्टूडेंट थी, एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि।
भाई गजब, ऐसी स्टूडेंट मेरे को कभी समझ में नहीं आया, कौन रिद्धि कौन सिद्धि। इन स्टूडेंट का बढ़िया गजब काम है कि भाई कभी स्कूल में रिद्धि की तबीयत खराब हो गई तो सिद्धि चली गई, सिद्धि के बदले में रिद्धि चली गई, मैडम भी कहाँ से ही पहचानेगी। उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब दो भाई हैं, 2-3 साल का गैप है, समझ में आता है, पर सर फिर भी सेम तो दिखते हैं, हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर गुड्स। तो सिमिलर गुड्स मतलब लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक कंपोनेंट, सेम फंक्शन, बट यहां पे भी वही बातें आपको ध्यान रखनी, प्रोड्यूस इन कंट्री एज इट इज, जो मुटेटिस मुटेंडिस बातें वहां ध्यान रखनी वो यहां पे भी ध्यान रखनी है। फिर सर रिलेटेड पर्सन मतलब भाई ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 5% और सी लिमिटेड में भी 5 या उससे ज्यादा होल्ड करता है तो ये जो बी और सी है ये आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। जीएसटी में यहाँ पे 5 की जगह पे 20 होता है, पर अभी जीएसटी नहीं, अभी कस्टम पढ़ रहे, तो कस्टम में बोल रहे 5% और मोर ऑफ द वोटिंग स्टॉक। एक जना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब 51% या उससे ज्यादा। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में काफी अच्छा, जहां पे वो 30% कंट्रोल करता है और इंपोर्टर जो रहता है वो वैल्यू डिक्लेयर करता है, बाद में नेगोशिएशन के बाद एक रिवाइज वैल्यू आती है, प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि भाई तुम तो रिलेटेड पर्सन हो, तो भाई हम प्रॉपर ऑफिसर को बोलेंगे डेफिनेशन तो बल्कि आ रिलेटेड पर्सन की। डायरेक्टली कंट्रोल मतलब 51% या उससे ज्यादा तो ही रिलेटेड मानेंगे, अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर ये जो हमने रूल से वैल्यूएशन निकाली वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। ठीक है। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब भाई उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। फिर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन, कोई एक थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, ये मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। ए और बी मिलके सी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ए और बी आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, बोलो डन क्या क्लास। फिर पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, ये भी हमारा रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में ही आएगा। रूल 3 हो गया। रूल 4 बोलता है कि अगर रूल 3 का वैल्यूएशन नहीं लग पा रहा तो अब आप क्या करोगे, रूल 4 लगाओ। रूल 4 बोलता है आइडेंटिकल गुड्स ले लो, सेम टू सेम गुड्स अगर इंडिया में आए हैं एट द सेम टाइम, थोड़ा बहुत फर्क चलेगा। सपोज करो मेरा कंसाइनमेंट 10 अप्रैल को आया, किसी और का कंसाइनमेंट 18 अप्रैल को आ रहा है, चलेगा भाई, 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। ठीक है। फिर आइडेंटिकल गुड शुड बी सोल्ड एट सेम कमर्शियल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने 1000 क्वांटिटी मंगवाई, सामने वाले ने 100 क्वांटिटी मंगवाई, तो भाई रेट डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि बल्क क्वांटिटी है। तो अब ये वाला जो रेट है सपोज करो 50 रुपए, अब ये 100 क्वांटिटी का रेट है 60 रुपए, तो ये सेम कमर्शियल लेवल नहीं है। तो अगर डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे कि भाई अगर यही 1000 मंगवाते तो कितनी क्या मंगवाते, मतलब फिर क्या प्राइस पड़ता। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर क्वांटिटी। फिर सर डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हो सकता है भाई इसने एयर से मंगवाया हो, इसने सी से मंगवाया हो, तो सी का भाड़ा कम लगता है, एयर का भाड़ा ज़्यादा लगता है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। और अगर ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद सपोज करो आपको 3-4 लोग ऐसे मिल गए और 3-4 लोग में आपने वैल्यूएशन अगर अलग अलग निकाली, एक के 1150, एक के 1000, एक के 900, एक के 800, तो लॉ मेकर बोलता है किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो सबसे कमती वैल्यू है हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे। अभी जीएसटी होता ना तो वो इतने नालायक है, बोलते जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लो, पर ये कस्टम है, इंटरनेशनल लॉ है, यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब रूल नंबर 5 बोलता है ट्रांजैक्शन अगर आइडेंटिकल गुड्स भी फेल हो गए तो सिमिलर गुड्स ले लो, और सिमिलर गुड्स में भी यही लगाना जो ऊपर आपने लगाया। फिर रूल 6 बोलता है कि सर अगर रूल 3, 5, 4, 5 फेल हो गए तो अब क्या करें सर, तीनों रूल फेल हो गए तो भाई रूल 7 पे लगाओ, और सर रूल 7 भी फेल हो गया तो रूल 8 लगाओ। और अगर इंपोर्टर चाहे तो रूल 7 और रूल 8 को रिवर्स कर सकता है, मतलब पहले रूल 8 लगवा सकता है फिर रूल 7 लगवा सकता है, इंपोर्टर के पास चॉइस है। अब सर रूल 7 क्या बोलता है, रूल 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू। रूल 7 बोलता है उल्टा चलो, बहुत चल रही है सीधा जिंदगी में, कभी कभार उल्टा भी चलना चाहिए। रूल 7 बोलता है कि भाई नहीं मिल रही ना आपको वैल्यू, इंपोर्टर एक बात बता, सपोज कर तूने कैलकुलेटर मंगवाया,
तो ये कैलकुलेटर मार्केट में कितने में बेचेगा। तो इंपोर्टर ने बोला साहब आराम से खुशी खुशी 5,000 रुपये में मैं एक कैलकुलेटर बेच दूंगा। तो हमने पूछा कैसे पता देखो, बोले मार्केट में इतने का ही बिकता है, दूसरे लोग भी इतने का बेचते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। यूनिट प्राइस एट विच इंपोर्टेड आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स आर सोल्ड इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी टू अनरिलेटेड पर्सन इन इंडिया। मैंने पूछा इंपोर्टर एक बात बताइए, जो 5,000 रुपये हैं या हर क्वांटिटी में ऐसा है। इंपोर्टर ने बोला ऐसा नहीं साहब, अगर कोई एक क्वांटिटी खरीदेगा तो 5,000, अगर कोई 10 क्वांटिटी खरीदेगा तो 4,500, अगर कोई 100 क्वांटिटी खरीदेगा तो 4,000। मैंने बोला 100 से ऊपर। इंपोर्टर ने बोला साहब 100 से ऊपर तो हम बेचते ही नहीं है, हम 100 तक ही बेचते हैं, 100 या 100 के ऊपर 4,000 ही लगेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मतलब ये जो 4,000 है ये रियल वैल्यू है, बाकी ये तो तू पैसे कमाने की लालच में ले रहा है। इंपोर्टर ने बोला हाँ साहब वो तो बात सही है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, हम 4,000 से कम नहीं करेंगे, तो ये जो 4,000 है इसको मान लिया जाएगा यूनिट प्राइस। ठीक है, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी वैल्यू आपको ये देखनी है और ये देखना है क्या ग्रेटेस्ट कितना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या माइनस कर दो, अब उल्टा चल रहे हो तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट, कमीशन और जनरल सेल एक्सपेंसेस ये माइनस करना, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कॉस्ट उल्टा चलो कि अपने को उल्टा आना है। तो जो अब ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कॉस्ट कहां से लेकर, सर वो एक्सपोर्टर के पोर्ट से लेकर इंपोर्टर के पोर्ट तक जो ऑलरेडी लग चुका है उसको माइनस करो, रूल 10(2) वाला। ठीक है, और कस्टम ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस पेबल इन इंडिया, ये माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ गई उसको वैल्यू बोल देंगे रूल 7 की डिडक्टिव वैल्यू, उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटीज लगा देंगे। रूल 8 बोलता है कि भाई देखो रूल 7 भी फेल कर गया, तो ये रूल 8 तो बहुत सिंपल है। कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड फैब्रिकेशन एंड अदर प्रोसेसिंग एम्प्लॉयड इन प्रोड्यूसिंग द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट, कौन कौन सा वैल्यू ऑफ मटेरियल लगाए, प्लस कितना प्रॉफिट और जनरल एक्सपेंसेस अगर ऐसा ही सेम क्लास काइंड ऑफ गुड्स मेड इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, आप ही की कंट्री में एक्सपोर्ट कंट्री में बनता तो आप कितना प्रॉफिट और जनरल एक्सपेंसेस ऐड करते, प्लस एक्सपेंसेस रिफर्ड अंडर रूल 10(2). तो जो 10(2) में इतनी बड़ी लिस्ट अपन ने बड़ी, इतनी बड़ी क्या सर 10(2) में तो 2 ही पड़े, हाँ 10(2) में 2 ही पड़े, 10(1) में बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी, तो वो सब आप जोड़ देना, फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी आपकी कौन सी वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू। अब ये मैंने आपको बता दिया कि भाई सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। रूल 9 बोलता है रेसिडुअल वैल्यू। रूल 9 ने ऐसा कुछ बताया नहीं वैल्यू निकालने का। रूल 9 ने बोला कि भाई अगर कोई भी रूल फेल हो रहा है तो रीजनेबल मीन्स विथ जनरल प्रोविजन ऑफ दिस रूल, और उसके हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। एक चीज याद रखना, जो भी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे दैट शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन नॉर्मल प्राइस ऑफ सच गुड्स। अब रेसिडुअल मेथड शैल नॉट बी यूज फॉर वैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां कहां पे रेसिडुअल मेथड को यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला, सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, जो गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हुए हैं उसका सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, रेसिडुअल मेथड मत यूज करो। अगर a system which provides for acceptance for custom purpose of highest of the two alternative values, अगर दो वैल्यूज है और कोई सिस्टम बोल रहा है कि दोनों में से हाईएस्ट लो, रेसिडुअल वैल्यू मत अडॉप्ट करो। जब बोल रहा है दोनों में से हाईएस्ट तो लो भाई। फिर प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें तो आपको कंसीडर करके चलनी है, ये सब तो आपको लेना ही नहीं है कि जब भी आप ये रीजनेबल मीन्स लगाओगे तो ये सब मत लेना। फिर डोमेस्टिक मार्केट, डोंट टेक दिस प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यू, नहीं लेना है। फिर प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया, एक्सपोर्ट कर रहे हो अदर देन इंडिया मत लो। मिनिमम कस्टम वैल्यू, आर्बिट्रेरी फिक्शन वैल्यू, ये सब चीजें ध्यान रखो। ऐसा नहीं कुछ भी आपने वैल्यू ले ली इसके अंदर, ये प्रॉपर ऑफिसर को गाइडेंस दिया गया है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है पर आज तक आया नहीं। रूल 10, उसके बाद रूल 10 के बाद है रूल 11। रूल 11 बोलता है कि इंपोर्टर भाई को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें उसको फुल और एक्यूरेट डिटेल देनी पड़ेगा ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। रूल 12 सिंपल सी बात बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपकी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको डाउट है
एज टू ट्रुथ एंड एक्यूरेसी ऑफ सच वैल्यू। और अगर उसको डाउट है तो ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं डिटरमाइन करा जा रहा है अंडर रूल 3.1, तो आपके ये वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई वैल्यू कौन सा लेना है, याद रखना जब भी इंपोर्टेड गुड्स हो तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेट ऑफ ड्यूटी। तो रेट ऑफ ड्यूटी मैंने आपको बताया विच एवर इज लेटर, तो इंपोर्टेड गुड्स बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। वेयर हाउस से क्लियर कराया, तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन प्रेजेंट करा उस दिन का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। एनी अदर गुड्स डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सर एक्सपोर्ट के केस में तो एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और क्लियरेंस ऑर्डर। एनी अदर गुड्स डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बस हो गया, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ कुछ बातें और है जो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी क्या है ना, अब आप बोलोगे सर कवर आपने पूरा नहीं कराया ना फलाना डिम का। देख बेटा, एक तो इसमें मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं इस चैप्टर में और क्या क्या टाइम पास है, उससे मत घबराना, सच्ची में मत घबराना। इंटरप्रिटेटिव नोट्स दियो, ये जो इंटरप्रिटेटिव नोट्स है ना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं। और जहां जहां पे रेलेवेंट थे वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर इसमें आपको एक्सपोर्ट का कैसे क्या वैल्यूएशन होता है वो दिया हुआ है भाई। जैसा इंपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन होता है एज इट इज सेम एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन होता है। एग्जाम में एक्सपोर्ट गुड्स के वैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इंपोर्ट गुड्स के वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस चैप्टर में एक और बात है, अब वो एक और बात पता है क्या है, काम की नहीं है, बस सुन लो। सिर्फ काम की नहीं है फिर भी सुन ले, हाँ काम की नहीं है फिर भी सुन लो। हाँ ये देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे सेट ऑफ आर्टिकल्स होते हैं जो आप इंपोर्ट करते हो। 10 आर्टिकल आपने इंपोर्ट करे भाई, अगर क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी तो भाई आप क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी लगाओ, अलग अलग आर्टिकल्स की क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी स्पेसिफाइड है वो ड्यूटी लगाओ, दिमाग की मत लगाओ। फिर अगर वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी लग रही है तो सब आर्टिकल की अगर अलग अलग वैल्यू आपको पता है तो भाई वो जो सेम रेट है उसके हिसाब से ड्यूटी लगाओ। फिर अगर डिफरेंट रेट्स है, मतलब सपोज करो 10 आर्टिकल है, 10 के अलग अलग रेट है, तो जो हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा। इफ आर्टिकल्स आर नॉट लाइबल टू द ड्यूटी, अब आर्टिकल्स नॉट लाइबल टू ड्यूटी तो फिर चार्जेबल टू ड्यूटी एट द रेट एट विच आर्टिकल्स आर लाइबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू, तो जो वैल्यू के हिसाब से रेट रहेगा उसके हिसाब से ड्यूटी लगा देना। फिर एसेसरीज पार्ट्स एंड इम्प्लीमेंट्स इंपोर्टेड अलॉन्ग विद आर्टिकल। अब देखो यार, अपन ने जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई पढ़ा था यहाँ पे भी वैसा ही बात है कि भाई अगर एसेसरीज पार्ट्स इम्प्लीमेंट या आपने आर्टिकल के साथ इंपोर्ट करा तो जो हमारा आर्टिकल है जो उसके ऊपर रेट है वही इसके ऊपर भी रेट लग जाएगा। तो इफ दे आर कंपल्सरी सप्लाइड अलॉन्ग विद आर्टिकल एंड नो सेपरेट चार्जेस मेड, तो भाई जो हमारा आर्टिकल का प्राइस है उसी के ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, तो इसके ऊपर फिर अलग से आपको ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल के अंदर शामिल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।